एक संपूर्ण युद्ध के लिए सैनिकों और रणनीतियों से कहीं ज्यादा की जरूरत होती है। इसके लिए कल्पना, तत्परता और बिना किसी सीमा के प्रयोग करने की क्रूर इच्छा की जरूरत होती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सभी मोर्चे प्रयोगशाला बन गए, जहां सरलता एक विकल्प नहीं रह गई और सिर्फ जीवित रहने का जरिया बन गई। दुश्मन से ज्यादा तेजी से हराने, विरोध करने या नष्ट करने की जरूरत से प्रेरित होकर तकनीकी नवाचार अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ा। युद्ध के मैदान का पूर्वानुमान लगाना बंद हो गया। जीवित पंखों से उड़ने वाले बम डिजाइन किए गए, तोपों को फायर करने के लिए पूरी ट्रेन की आवश्यकता थी, कुत्तों को टैंकों को विस्फोट करने के लिए प्रशिक्षित किया गया, और हथियार इतने अजीब थे कि उनके खुद के निर्माता उनकी उपयोगिता पर संदेह करते थे। अगर कोई लाभ का वादा करता है तो कुछ भी बेतुका नहीं था। सरलता खतरनाक हो गई। विज्ञान एक और खाई। जब तर्क हताशा के आगे झुक जाता है तो क्या होता है? जब नियम मायने नहीं रखते तो किस तरह का युद्ध शुरू होता है, और उनमें से कितने विचार संघर्ष से बच पाए? टोटल वॉर, अनकंट्रोल्ड इंजेन्युइटी का जन्म। द्वितीय विश्व युद्ध ने विज्ञान और विनाश के बीच के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। 1939 और 1945 के बीच दुनिया ने अभूतपूर्व तकनीकी त्वरण देखा, जहां संघर्ष की तात्कालिकता ने इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और सैन्य डिजाइनरों को हथियारों की पारंपरिक सीमाओं से परे धकेल दिया। यह केवल संख्या या रणनीति का युद्ध नहीं था, यह तकनीकी वर्चस्व के लिए एक निर्मम प्रतिस्पर्धा थी, जहां प्रत्येक पक्ष उस निर्णायक हथियार की खोज में खगोलीय संसाधनों को दांव पर लगाता था जो जीत की ओर संतुलन बनाए रखता था। इन 6 वर्षों के दौरान सैन्य नवाचार की अवधारणा में आमूलचूल परिवर्तन हुआ, जो पहले सैन्य अकादमियों और विश्वविद्यालय प्रयोगशालाओं में धीरे धीरे विकसित होता था, उसे अब महीनों या हफ्तों में मूर्त रूप देना पड़ता था। सक्रिय युद्ध के निरंतर दबाव ने युद्ध के मैदानों को परीक्षण प्रयोगशालाओं में बदल दिया, जहां मुश्किल से परीक्षण किए गए प्रोटोटाइप सीधे दुश्मन की गोलीबारी का सामना करते थे। इस अत्यधिक तात्कालिकता ने ऐसे विकास को जन्म दिया जिसने न केवल स्थापित सैन्य तर्क को चुनौती दी, बल्कि भौतिकी और इंजीनियरिंग के नियमों को भी चुनौती दी। जर्मनी ने असाधारण की ओर इस दौड़ का नेतृत्व किया। तीसरे राइख ने एक अद्वितीय सैन्य वैज्ञानिक बुनियादी ढांचा स्थापित किया, जिसमें हजारों इंजीनियरों को पीनमुंडे जैसे गुप्त परिसरों में केंद्रित किया गया, जहां इतिहास की पहली बैलिस्टिक मिसाइलें पैदा हुईं। एल्बर्ट स्पीयर के आयुध मंत्रालय के निर्देशन में विशेष हथियार कार्यालय जैसी विशेष इकाइयां उभरीं, जिन्होंने पारंपरिक विभागों के लिए बहुत कट्टरपंथी माने जाने वाले प्रस्तावों को प्रसारित किया। चरम तकनीकी समाधानों के साथ यह जर्मन जुनून युद्ध के उनके खिलाफ होने के साथ और भी तीव्र हो गया, जिससे वंडरवाफ प्रचार को बढ़ावा मिला। चमत्कारी हथियार जो कथित तौर पर रैह की नियति बदल देंगे। वंडरवाफ की नाजी विचारधारा महज प्रचार नहीं थी, यह एक सैन्य सिद्धांत था जो बड़े पैमाने पर उत्पादन पर विध्वंसकारी नवाचार को प्राथमिकता देता था। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने हजारों B-24 बम वर्षक बनाए और सोवियत संघ ने औद्योगिक मात्रा में T-34 टैंक का उत्पादन किया, जर्मनी एक दर्जन क्रांतिकारी प्रोटोटाइप बनाने पर दांव लगा रहा था। इस दर्शन ने वास्तविक नवाचारों को जन्म दिया जो बाद के दशकों को प्रभावित करेंगे, लेकिन ऐसी कलाकृतियां भी बनाईं जिनकी कार्यक्षमता बेतुकी सीमा पर थी। अटलांटिक के दूसरी तरफ ग्रेट ब्रिटेन ने अपने चरम प्रयोग के संस्करण के साथ जवाब दिया। विंस्टन चर्चिल ने स्पेशल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव के निर्माण को अधिकृत किया, एक ऐसा संगठन जिसने पारंपरिक जासूसी को कट्टरपंथी तकनीकी नवाचार के साथ जोड़ा। एसओई प्रयोगशालाओं ने विस्फोटक पेंसिल से लेकर तोड़फोड़ करने वाले उपकरणों तक सब कुछ विकसित किया, जिन्हें रोजमर्रा की वस्तुओं के रूप में छिपाया जाता था। समानांतर में विविध हथियार विकास निदेशालय ने उन परियोजनाओं पर काम किया जो पारंपरिक की सीमाओं को पार कर गईं, उभयचर टैंक से लेकर विशालकाय पहियों द्वारा संचालित रॉकेट तक। संयुक्त राज्य अमेरिका ने CIA के पूर्ववर्ती सामरिक सेवाओं के कार्यालय की स्थापना की, जिसने प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों को वर्गीकृत कार्यक्रमों में एकीकृत किया। अमेरिकी प्रयोगशालाओं ने न केवल मैनहट्टन परियोजना पर काम किया, उन्होंने युद्ध अभियानों के लिए मनोवैज्ञानिक रासायनिक हथियारों से लेकर पशु नियंत्रण प्रणालियों तक सब कुछ खोजा। अमेरिकी औद्योगिक क्षमता ने सबसे असाधारण विचारों को भी वित्त पोषण और पूर्ण विकास प्राप्त करने की अनुमति दी। कुछ मामलों में
अप्रत्याशित रूप से विनाशकारी परिणामों के साथ परीक्षण चरणों तक पहुंच गया। सोवियत संघ ने इतिहास में सबसे बड़े आक्रमण का सामना करते हुए एक व्यावहारिक लेकिन समान रूप से कट्टरपंथी दृष्टिकोण अपनाया। सोवियत सिद्धांत ने सरल और किफायती समाधानों को प्राथमिकता दी, जिन्हें मोर्चे पर जल्दी से लागू किया जा सकता था। इससे ऐसी प्रणालियों का विकास हुआ जो दिखने में आदिम होने के बावजूद युद्ध की स्थितियों में वास्तविक प्रभावशीलता का प्रदर्शन करती थीं। लाल सेना ने जैविक संसाधनों, अल्पविकसित रिमोट नियंत्रित उपकरणों और रणनीतियों के साथ प्रयोग किया जो पिछले सभी सैन्य सम्मेलनों का उल्लंघन करते थे। भौगोलिक दृष्टि से अलग थलग और सीमित संसाधनों वाले जापान ने एक सैन्य दर्शन विकसित किया जिसमें समुराई परंपरा को अत्यधिक तकनीकी नवाचार के साथ जोड़ा गया। कुल बलिदान का सिद्धांत विशेष रूप से आत्मघाती मिशनों के लिए डिजाइन किए गए हथियारों में मूर्त रूप लेता है, जिसमें मानव युक्त रॉकेट विमान से लेकर बौने पनडुब्बियां शामिल हैं। ये हताश करने वाले तात्कालिक उपाय नहीं थे, वे योजनाबद्ध, परीक्षण किए गए और परिचालन रूप से तैनात विकास थे जो एक सैन्य मानसिकता को दर्शाते थे, जो ऑपरेटर के अस्तित्व पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव और विनाशकारी दक्षता को प्राथमिकता देता था। कट्टरपंथी सैन्य प्रयोग की ओर इस वैश्विक अभिसरण ने ऐसे शस्त्रागार तैयार किए जो पारंपरिक वर्गीकरण को चुनौती देते हैं। ऐसे हथियार सामने आए जो वैमानिकी इंजीनियरिंग सिद्धांतों को पशु नियंत्रण प्रणालियों के साथ जोड़ते हैं, ऐसे उपकरण जो रॉकेट प्रणोदन को लकड़ी के ढांचे के साथ जोड़ते हैं, और ऐसे वाहन जो गतिशीलता, कवच और मारक क्षमता जैसी बुनियादी अवधारणाओं को फिर से परिभाषित करते हैं। इनमें से कई रचनाएं विशिष्ट संदर्भों में प्रभावी थीं, अन्य शानदार ढंग से विफल रहीं। ये सभी उस युग के ठोस प्रमाण प्रस्तुत करते हैं जहां नवाचार और हताशा के बीच की रेखा अविभाज्य हो गई थी। इस विकास में समय कारक निर्णायक था। शांतिकाल के विपरीत, जहां नई सैन्य प्रौद्योगिकियां दशकों में धीरे धीरे विकसित होती हैं, द्वितीय विश्व युद्ध ने अनुसंधान, विकास, परीक्षण और तैनाती के पूरे चक्र को ऐसे समय में संकुचित कर दिया जो शायद ही कभी 2 साल से अधिक समय तक चला हो। इस त्वरण ने वास्तविक प्रगति को जन्म दिया जिसने बाद के विकास के लिए नींव रखी, लेकिन साथ ही साथ असाधारण मात्रा में परियोजनाएं भी उत्पन्न की जो कार्यात्मक होने के बावजूद वास्तविक युद्ध के लिए अव्यावहारिक साबित हुईं। क्रुमलाव, वह शॉट जो कभी सैनिक को उजागर नहीं करता। स्टेलिनग्राद की शहरी लड़ाइयों ने एक नश्वर सबक सिखाया था। कोने को पार करने वाला पहला सैनिक शायद ही कभी अनुभव बताने के लिए जीवित रहता था। इस क्रूर वास्तविकता ने जर्मन इंजीनियरों को एक ऐसा समाधान विकसित करने के लिए मजबूर किया जो बैलिस्टिक के मूलभूत नियमों को चुनौती देता था। एक तोप जो एक कोण पर फायर करने में सक्षम थी, जिससे शूटर को कवर में रहने की अनुमति मिलती थी। इस प्रकार क्रुमलाव का जन्म हुआ, एक सहायक उपकरण जिसे स्टर्मगेवेहर 44 असॉल्ट राइफल को संशोधित करने और बिना किसी प्रत्यक्ष जोखिम के बाधाओं के आसपास फायरिंग की अनुमति देने के लिए डिजाइन किया गया था। इस हथियार की उत्पत्ति पूर्वी मोर्चे की रिपोर्टों में पाई जाती है, जहां घर घर युद्ध ने स्पष्ट पैटर्न का खुलासा किया। अधिकांश हताहत संकीर्ण गलियारों से आगे बढ़ने या खंडहरों में कोनों को मोड़ने के समय हुए। आंतरिक वेहरमैच सांख्यिकी ने पुष्टि की कि इन परिदृश्यों में हमला इकाइयों को असंगत नुकसान उठाना पड़ा। इस आवर्ती खतरे का जवाब देने के लिए उच्च कमान ने एक ऐसी प्रणाली के तत्काल विकास को अधिकृत किया जो शहरी वातावरण में जोखिम को कम करेगा। समाधान पोर्टेबल, कम लागत वाला और मौजूदा हथियारों के साथ संगत होना था। क्रुप ठेकेदार को इस अवधारणा को मूर्त रूप देने का काम सौंपा गया था। विभिन्न प्रकारों को 30, 45, 60 और 90 डिग्री तक की वक्रता के साथ डिजाइन किया गया था, जिनमें से प्रत्येक को अलग अलग उपयोगों के लिए बनाया गया था। उच्च कोण वाले संस्करणों को बख्तरबंद वाहनों पर लगाने का इरादा था, खासकर अंधे स्थानों पर जहां सीधे निशाना लगाना असंभव था। 30 डिग्री वाला संस्करण ही एकमात्र ऐसा था जिसे महत्वपूर्ण मात्रा में उत्पादित किया गया था, क्योंकि यह यांत्रिक प्रतिरोध, फायरिंग परिशुद्धता और बैरल की उपयोगी जीवन प्रत्याशा के बीच एक स्वीकार्य संतुलन प्रदान करता था। क्रुमलाव केवल एक घुमावदार ट्यूब नहीं था। डिजाइन में एक पेरिस्कोपिक ऑप्टिकल सिस्टम शामिल था जो ऑपरेटर को अपना सिर बाहर निकाले बिना निशाना लगाने की अनुमति देता था। ये दृष्टिकोणों पर लगे दर्पणों के एक सेट से बनी थी जो एक धातु आवरण द्वारा संरक्षित थी। बैलिस्टिक विरूपण से बचने के लिए एक विशेष राइफलिंग विकसित की गई थी जो प्रक्षेप्य को उसके घुमावदार प्रक्षेप पथ में निर्देशित करती थी।
हालांकि इस अनुकूलन ने बैरल और प्रक्षेप्य की संरचना पर भारी तनाव पैदा किया। प्रयोगशाला परीक्षणों से पता चला कि गोलियों में प्रगतिशील विकृति आई, खासकर जब प्रति इकाई 250 शॉट से अधिक हो। जर्मन इंजीनियरों को कई तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इनमें से एक मुख्य चुनौती प्रक्षेप्य का आंतरिक विखंडन था। कई मामलों में गोली बैरल के अंदर जबरन घुमाव का प्रतिरोध नहीं कर पाई और टूट गई, जिससे शॉटगन के समान एक अराजक फायरिंग पैटर्न उत्पन्न हुआ। इससे प्रवेश में भारी कमी आई और शूटर की सुरक्षा प्रभावित हुई। प्रक्षेप्य को मजबूत करने के प्रयासों के बावजूद इस तरह के जबरन घुमाव में शामिल भौतिक नियमों के कारण यह घटना बनी रही। सैन्य प्रशिक्षण के लिए दृश्य पुनः शिक्षा की आवश्यकता थी। पेरिस्कोप ने स्थानिक अभिविन्यास को उलट दिया और गहराई की धारणा को बदल दिया। उपयोगकर्ता मैनुअल में लक्ष्य को पुनः जांचने और यह समझने के लिए विशिष्ट अभ्यास शामिल थे कि वक्रता किस तरह से प्रक्षेप पथ को प्रभावित करती है। चयनित इकाइयों ने वास्तविक शहरी युद्ध का अनुकरण करने के लिए कृत्रिम कोनों द्वारा संरक्षित गतिशील लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ अभ्यास किया। इसके अलावा दहन गैसें एक निरंतर समस्या का प्रतिनिधित्व करती हैं। लंबे समय तक उपयोग में ये गैसें पेरिस्कोप लेंस को धुंधला कर देती हैं, जिससे दृश्यता कम हो जाती है। वेंटिलेशन के लिए छोटे छिद्रों जैसे समाधानों का प्रयास किया गया, लेकिन इनसे बैरल का आंतरिक दबाव बदल गया और प्रक्षेप्य का निकास वेग कम हो गया। कुछ मामलों में एपिस की ओर गैस का रिसाव देखा गया, जिससे ऑपरेटर के लिए असुविधा और जोखिम पैदा हुआ। क्रुमलाफ का प्रदर्शन 50 मीटर से कम दूरी पर स्वीकार्य था, खासकर नजदीकी युद्ध परिदृश्यों में जहां रक्षात्मक पदों से बिंदु रिक्त सीमा पर शॉट लगाए गए थे। हालांकि 70 मीटर से आगे इसकी सटीकता में भारी गिरावट आई। इसका फैलाव इतना व्यापक था कि इसने निर्देशित फायर को बेकार कर दिया। इन सीमाओं ने इसके अनुप्रयोग को बहुत ही विशिष्ट परिस्थितियों तक सीमित कर दिया। कमरे की सफाई, कोने की निगरानी और ढह चुके शहरी क्षेत्रों में निश्चित स्थानों से कवरेज। इसके दोषों के बावजूद 100 से अधिक इकाइयां बनाई गईं, जिनमें से अधिकांश बुडापेस्ट, ब्रेस्लाव और कोनिग्सबर्ग जैसे शहरों में शहरी युद्ध में विशेषज्ञता रखने वाले सैनिकों को दी गईं। इस प्रणाली को हल्के बख्तरबंद वाहनों और रक्षात्मक बंकरों के साइड बुर्जों में अनुकूलित करने के भी प्रयास किए गए, जहां इसे सामने से आग खोलने की आवश्यकता के बिना पार्श्व कवरेज के लिए एक द्वितीयक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। युद्ध के अंत में मित्र राष्ट्रों ने कार्यात्मक उदाहरण प्राप्त किए और उनकी संभावनाओं का विश्लेषण किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने M1 कार्बाइन और M3 ग्रीस गन सब मशीन गन पर घुमावदार प्रणाली स्थापित करने का मूल्यांकन किया, लेकिन इंजीनियरों ने निष्कर्ष निकाला कि अत्यधिक बैरल घिसाव, सटीकता की हानि और प्रक्षेप्य विखंडन इसके अपनाने को उचित नहीं ठहराते। सोवियत संघ ने अपने हिस्से के लिए PP-41 पर लगाए गए घुमावदार प्रोटोटाइप के साथ प्रयोग किया, लेकिन परिचालन सफलता नहीं मिली। क्रुमलाफ का वास्तविक उपयोगी जीवन शायद ही कभी 300 शॉट्स से अधिक था। उस बिंदु से परे वक्रता, संरचनात्मक थकान और स्थायी विरूपण से ग्रस्त थी, जिससे सहायक उपकरण बेकार हो गया। कुछ रिपोर्टें बताती हैं कि इकाइयों को लगभग उपभोग्य माना जाता था, जिन्हें युद्ध की तीव्रता के आधार पर हर कुछ हफ्तों में बदल दिया जाता था। एक प्रायोगिक संस्करण में एक बाहरी मजबूर वायु शीतलन प्रणाली शामिल थी, लेकिन इसकी जटिलता ने कुल वजन बढ़ा दिया और महत्वपूर्ण सुधार नहीं किए। एक अन्य प्रस्ताव में वक्र का सामना करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए खंडित प्रक्षेप्य विकसित करने की मांग की गई थी, लेकिन परीक्षण चरण तक पहुंचने से पहले इसे छोड़ दिया गया था। क्रुमलाफ एक इंजीनियरिंग प्रयोग था जिसे उसकी सीमाओं तक ले जाया गया। यह एक स्पष्ट मामला दर्शाता है जहां एक तात्कालिक सामरिक आवश्यकता ने चरम समाधानों को प्रेरित किया, भले ही इसका तात्पर्य स्थायित्व, दक्षता या सुरक्षा से समझौता करना हो। हालांकि यह संघर्ष में कभी भी निर्णायक उपकरण नहीं था, लेकिन इसका अस्तित्व यह दर्शाता है कि कुल युद्ध में यहां तक कि सबसे अविश्वसनीय विचारों को भी संसाधन, क्षेत्र परीक्षण और सीमित उत्पादन मिलता है यदि वे लाभ की कोई वास्तविक संभावना प्रदान करते हैं। इसकी विरासत ने कोई प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी नहीं छोड़ा, लेकिन बाद के संघर्षों में असम्मित हथियार अवधारणाओं को प्रेरित किया, जैसे कि शहरी गलियारों में दर्पण निगरानी प्रणाली या बंद स्थानों में अप्रत्यक्ष आग के लिए रिमोट कैमरों का उपयोग। प्रत्यक्ष जोखिम के बिना फायरिंग का सिद्धांत हालांकि अल्प विकसित प्रत्याशित तकनीकें थीं, जिन्हें बाद में आधुनिक युद्ध के मैदान में डिजिटल प्रौद्योगिकियों, सेंसर और स्वचालन के माध्यम से सुधारा जाएगा।
योकोसुका MXY-7 ओहका हाई स्पीड कामिकेज। जब अमेरिकी वायु रक्षा प्रणाली पारंपरिक जापानी विमानों के लिए अभेद्य हो गई, तो योकोसुका नौसेना शस्त्रागार ने एक ऐसी प्रतिक्रिया की कल्पना की जिसने वापसी की अवधारणा को पूरी तरह से खत्म कर दिया। एक मानवयुक्त उड़ान बम जिसे शुद्ध गति के माध्यम से किसी भी इंटरसेप्टर को मात देने के लिए डिजाइन किया गया था। इस प्रकार MXY-7 ओहका का जन्म हुआ, जिसकी अवधारणा ने अपने युग की आयुध सोच में एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतिनिधित्व किया। ओहका के पीछे तर्क सीधा और क्रूर रूप से व्यावहारिक था। अमेरिकी लड़ाकू विमान जापानी बमवर्षकों को उनके लक्ष्यों के काफी करीब पहुंचने से पहले ही व्यवस्थित तरीके से मार गिरा रहे थे। पारंपरिक बम युद्धपोतों और विमान वाहकों के मजबूत कवच के खिलाफ विफल रहे। इस परिदृश्य में प्रत्यक्ष प्रभाव सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका हथियार और पायलट को एक ही सिस्टम में एकीकृत करना था। ओहका डिजाइन ने किसी भी अनावश्यक तत्व को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। बिना लैंडिंग गियर के, बिना वापसी के लिए उपकरण के, बिना अनावश्यक नेविगेशन सिस्टम के, सब कुछ एक ही उद्देश्य के अधीन था, एक नौसैनिक लक्ष्य के खिलाफ अधिकतम गति से एक विशाल विस्फोटक चार्ज ले जाना। धड़ का निर्माण ड्यूरालुमिन और लेमिनेटेड लकड़ी के संयोजन से किया गया था, जो हल्केपन और सामग्री की उपलब्धता की दोहरी आवश्यकता को पूरा करता है। इस विन्यास ने संरचनात्मक अखंडता से पूरी तरह समझौता किए बिना वजन कम किया। 1200 किलोग्राम अमाटोल का केंद्रीय विस्फोटक चार्ज धड़ के सामने के हिस्से में रखा गया था, जिसे पहले से ही प्रवेश करने पर विस्फोट करने के लिए अनुकूलित किया गया था। उस टर्मिनल वेग पर प्रबलित कवच वाले युद्धपोत भी सीधे प्रभावों के प्रति संवेदनशील थे। प्रणोदन कायाबा कोग्यो द्वारा विकसित 3 प्रकार 4 ठोस ईंधन रॉकेटों के माध्यम से प्राप्त किया गया था, जिनमें से प्रत्येक की दहन अवधि 10 सेकंड थी। साथ में उन्होंने 800 किलोग्राम का जोर दिया, जो ओहका को प्रारंभिक ग्लाइडिंग गति से अपने टर्मिनल चरण में 930 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक तक ले जाने के लिए पर्याप्त था। इस क्रूर त्वरण ने प्रभाव से पहले महत्वपूर्ण सेकंड में अमेरिकी एस्कॉर्ट लड़ाकू विमानों द्वारा अवरोधन करना व्यावहारिक रूप से असंभव बना दिया। हालांकि डिजाइन में एक गंभीर संरचनात्मक सीमा निहित थी। ओहका को मित्सुबिशी G4M2 बेट्टी बमवर्षक द्वारा लॉन्च बिंदु तक ले जाने की आवश्यकता थी। इस विमान को प्रक्षेप्य छोड़ने से पहले नौसेना के उद्देश्य से 30 किलोमीटर से कम दूरी पर पहुंचना था। उस चरण के लिए ओहका एक इष्टतम परिचालन ऊंचाई पर ग्लाइडिंग करके उतरा, जिस क्षण रॉकेट सक्रिय हो गए। मदर बॉम्बर पर यह पूर्ण निर्भरता प्रणाली की मौलिक परिचालन भेद्यता बन गई। जापानी बमवर्षक बड़े और धीमे अमेरिकी लड़ाकू विमानों के लिए प्राथमिकता वाले लक्ष्य थे। कई बमवर्षक विमान तो रिलीज पॉइंट पर पहुंचने से पहले ही मार गिराए गए। इस स्थिति ने पूरी प्रणाली को खतरे में डाल दिया। एक भी बमवर्षक के नष्ट होने का मतलब था मिशन शुरू होने से पहले ही ओहका और उसके पायलट का विनाश। मित्सुबिशी HM0 लड़ाकू विमानों से बने हवाई अनुरक्षण के बावजूद पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में मित्र देशों की हवाई श्रेष्ठता ने तैनाती चक्र को सफलतापूर्वक पूरा करना बेहद मुश्किल बना दिया। ओहका पायलटों का प्रशिक्षण विशिष्ट और त्वरित था। उनमें से कई युवा थे जिन्हें वास्तविक युद्ध का अनुभव नहीं था। उनकी तैयारी ग्लाइडिंग नियंत्रण, उच्च गति पर स्थानिक अभिविन्यास और मध्यम ऊंचाई से नौसैनिक लक्ष्यों की पहचान पर केंद्रित थी। प्रारंभिक निर्देश के हिस्से के रूप में मोटर रहित ग्लाइडर का उपयोग किया गया था। ओहका नियंत्रणों को जानबूझकर सरल बनाया गया था। अंतिम सेकंड में ऊंचाई और दिशा को समायोजित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम तक कम किया गया था। कोई भागने की व्यवस्था मौजूद नहीं थी। एक बार जब उतरना शुरू हो गया तो पायलट हथियार का हिस्सा बन गया। अप्रैल 1945 में ओकिनावा की लड़ाई में परिचालन तैनाती शुरू हुई। इस संरचना में बमवर्षक विमानों की लहरें शामिल थीं, जिनमें से प्रत्येक के निचले हिस्से में एक ओहका था। कुल मिलाकर जापान ने 850 से अधिक इकाइयां बनाईं। हालांकि वास्तविक युद्ध में केवल 74 ही लॉन्च की गईं। अधिकांश सक्रियण दूरी तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो गए। कुछ मामलों में दुश्मन ने हमले के कोण से बाहर निकलने और दृष्टिकोण का पता लगाने में कामयाबी हासिल की। फिर भी सफल प्रभावों ने काफी विनाशकारी शक्ति का प्रदर्शन किया। एक अमेरिकी विध्वंसक USS मैनर्ट L. एबेले सीधे ओहका प्रभाव के बाद डूब गया, जो सिस्टम का पहला पुष्टिकृत शिकार था। अन्य जहाज हालांकि डूबे नहीं, लेकिन उन्हें गंभीर संरचनात्मक क्षति हुई।
विस्फोटक डेक में घुस गया और आंतरिक डिब्बों में भीषण आग लग गई। अमेरिकी नौसेना की तकनीकी नौसेना रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि ओहका की प्रभाव गति कम दूरी की एंटी एयरक्राफ्ट प्रणालियों के सामान्य प्रतिक्रिया समय से अधिक थी, जिससे इसे अपने अंतिम चरण में बेअसर करना विशेष रूप से कठिन हो गया। अपनी सीमाओं के बावजूद मॉडल 22 जैसे उन्नत संस्करण विकसित किए गए, जिसमें रॉकेट की जगह टोकुरो 2 जेट इंजन का इस्तेमाल किया गया, जिससे परिचालन सीमा काफी बढ़ गई। इस पुनर्रचना के लिए धड़ की संरचना में संशोधन, ईंधन क्षमता में वृद्धि और प्रमुख खंडों को सुदृढ़ करना आवश्यक था। हालांकि जापानी आत्मसमर्पण से पहले इसे बड़े पैमाने पर लागू नहीं किया गया था। I-400 श्रेणी की पनडुब्बियों से लॉन्च का भी अध्ययन किया गया, जिससे बम वर्षक पर निर्भरता के बिना चुपके से आगे बढ़ना संभव हो जाता। हालांकि ये विकल्प परीक्षण के चरणों में ही रहे। ओहुका का निर्माण योकोसुका, कासुमिगौरा और यूसा में कई कारखानों को सौंपा गया था। युद्ध के अंत में योग्य जनशक्ति की कमी को देखते हुए विश्वविद्यालय के छात्रों और न्यूनतम प्रशिक्षित नागरिक कर्मियों को काम पर रखा गया था। असेंबली लाइनों को मॉड्यूल द्वारा व्यवस्थित किया गया था, जिससे उचित सटीकता के साथ तेजी से असेंबली की अनुमति मिली। हालांकि प्रणोदन या मार्गदर्शन प्रणाली से संबंधित नहीं होने वाले माध्यमिक घटकों में गुणवत्ता नियंत्रण प्रभावित हुआ। तकनीकी दृष्टिकोण से ओहुका को आधुनिक निर्देशित मिसाइलों का वैचारिक अग्रदूत माना जाता है। वाहन की रिकवरी या ऑपरेटर के बचने की चिंता को खत्म करके डिजाइनर सभी संसाधनों को विनाशकारी दक्षता को अधिकतम करने पर केंद्रित कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण ने टर्मिनल वेग और सटीकता के ऐसे स्तर को प्राप्त करने की अनुमति दी जो उस युग की पारंपरिक प्रणालियों के साथ हासिल करना असंभव था। स्वायत्त प्रणोदन के साथ एकीकृत विस्फोटक चार्ज की अवधारणा ने बाद की पीढ़ियों के वायु से सतह आयुद्ध को प्रभावित किया, जिसमें AGM-65 मावरिक या फ्रेंच ES-20 जैसी सामरिक मिसाइलें शामिल हैं। मित्र राष्ट्रों ने डिजाइन पर ध्यान दिया और पूरी तरह से सुरक्षित इकाइयों पर कब्जा करने के बाद विस्तृत विश्लेषण किया। परीक्षणों से पता चला कि आदर्श परिस्थितियों में ओहका में किसी भी अन्य समकालीन जापानी प्रणाली की तुलना में काफी बेहतर प्रभाव संभावना थी। हालांकि इसकी रसद निर्भरता, मदर बॉम्बर की भेद्यता और यह तथ्य कि इसे लॉन्च के बाद फिर से उन्मुख नहीं किया जा सकता था, ने इसकी रणनीतिक प्रभावशीलता को सीमित कर दिया। जापानी क्षेत्र पर संभावित रक्षात्मक हमलों के लिए ओहुका के स्थलीय संस्करण का भी अध्ययन किया गया था। इसमें छलावरण वाले बंकरों से एक लॉन्च रैंप शामिल था, जो पास के नौसैनिक लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए विलंबित इग्निशन रॉकेट मोटर्स का उपयोग करता था। हालांकि इसका उपयोग नहीं किया गया था, लेकिन तकनीकी दस्तावेजों से पता चलता है कि पूर्ण प्रोटोटाइप बनाए गए थे जो सुरंगों या छिपे हुए प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने में सक्षम थे। मैनहट्टन परियोजना की प्रगति और परमाणु हथियारों के आगमन के साथ ओहुका एक रणनीतिक प्रणाली के रूप में जल्दी ही अप्रचलित हो गया। हालांकि आत्मघाती, निर्देशित और उच्च गति वाले हथियार डिजाइन के अध्ययन में इसकी विरासत बनी रही। विशुद्ध रूप से तकनीकी शब्दों में यह एक ठोस परिचालन समस्या का चरम समाधान प्रस्तुत करता है। सीमित साधनों के साथ, बिना हवाई श्रेष्ठता के और न ही संयुक्त राज्य अमेरिका के बराबर औद्योगिक संसाधनों के साथ नौसेना रक्षा में कैसे प्रवेश किया जाए। MXY-7 ओहुका को तात्कालिक तौर पर तैयार नहीं किया गया था। यह एक औपचारिक, संरचित और प्रलेखित कार्यक्रम का परिणाम था, जहां इंजीनियरिंग, सैन्य सिद्धांत और चरम रणनीतिक परिस्थितियां एक साथ आई थीं। इसके बाद के अध्ययन से यह समझने में मदद मिलती है कि कैसे कुछ निश्चित युद्ध संदर्भ कट्टरपंथी प्रणालियों के विकास की अनुमति देते हैं, जो सीमित होने के बावजूद अनुकूल परिस्थितियों में उपयोग किए जाने पर परिचालन परिणाम प्राप्त करने में कामयाब होते हैं। ओहुका की यांत्रिक सादगी प्रभावी होने के लिए आवश्यक सामरिक जटिलता के विपरीत थी, एक सबक जो दशकों तक निर्देशित हथियार सिद्धांतों में बना रहेगा। गुस्ताव, इतिहास की सबसे बड़ी रेलवे गण। श्वेरर गुस्ताव केवल एक बड़ी तोप नहीं थी, यह सैन्य तर्क का चरम प्रतीक था जो अग्निशक्ति, उन्नत धातु विज्ञान और परिचालन रसद की अवधारणाओं को सीमा तक ले गया। 1350 टन के कुल वजन, एक पारिवारिक ऑटोमोबाइल से भारी प्रक्षेप्य और लगभग 47 मीटर की लंबाई के साथ यह रेलवे गण आधुनिक युद्ध के इतिहास में भारी तोपखाने के शिखर का प्रतिनिधित्व करती है। 1934 में जर्मन हाई कमांड ने क्रुप कंपनी को एक ऐसा डिजाइन सौंपा जो कागज पर अवास्तविक लग रहा था।
एक ऐसा हथियार जो 7 मीटर मोटी प्रबलित कंक्रीट की किलेबंदी को नष्ट कर सकता था या 1 मीटर मोटी स्टील कवच को भेद सकता था, जबकि यह दुश्मन की तोपखाने की पहुंच से दूर रहता था। यह अनुरोध मैजनॉट लाइन के फ्रांसीसी सुरक्षा के अध्ययन पर आधारित था। हालांकि हथियार उनके खिलाफ इस्तेमाल किए जाने के लिए समय पर तैयार नहीं हुआ था। इसका परिणाम गुस्ताव था, जिसके डिजाइन में मोबाइल तोपखाने की अवधारणा की पूरी तरह से पुनर्रचना निहित थी। तोप की लंबाई 32.5 मीटर थी, जिसकी कैलिबर 800 मिलीमीटर थी। इसकी संरचना को इसके विशाल द्रव्यमान को वितरित करने के लिए एक डबल समानांतर रेलवे ट्रैक की आवश्यकता थी। 5 धुरी वाली बोगियों पर लगे 80 विशेष पहिए 2 आर्टिकुलेटेड चेसिस पर भार का समर्थन करते थे। यह जटिलता पुनरावृत्ति, फायरिंग के दौरान गतिशील संतुलन और परिवर्तनशील भूभाग पर स्थिरता का समर्थन करने के लिए आवश्यक थी। गुस्ताव का गोला बारूद उसके आकार जितना ही असाधारण था। 2 मुख्य प्रकार के प्रक्षेप्य डिजाइन किए गए थे। एक 4800 किलोग्राम का विस्फोटक, जिसकी अधिकतम सीमा 47 किलोमीटर थी, और दूसरा 7100 किलोग्राम का कवच भेदी, जो 38 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य को प्रभावित कर सकता था, जिसकी ताकत भूमिगत बंकरों को भेदने में सक्षम थी। प्रत्येक प्रक्षेप्य को एक विशेष क्रेन से लोड करने की आवश्यकता होती थी और उसके साथ अलग अलग प्रणोदक चार्ज होते थे, जिन्हें प्रशिक्षित ऑपरेटरों द्वारा मैन्युअल रूप से डाला जाता था। केवल लोडिंग ऑपरेशन में 45 मिनट तक का समय लग सकता था। गुस्ताव का निर्माण एक अभूतपूर्व धातुकर्म चुनौती थी। क्रुप ने फायरिंग के आंतरिक दबावों को झेलने के लिए प्रगतिशील थर्मल उपचारों के साथ विशेष स्टील विकसित किए। मुख्य ट्यूब की फोर्जिंग में कई महीने लगे और इसकी असेंबली के लिए अनुकूलित औद्योगिक प्रतिष्ठानों की आवश्यकता थी। तोप का पहली बार रुगेनवाल्डे में परीक्षण किया गया था, जहां संरचनात्मक अखंडता, सटीकता और प्रतिक्षेप व्यवहार को सत्यापित करने के लिए नियंत्रित शॉट आयोजित किए गए थे। इन परीक्षणों से पता चला कि तोप को शॉट्स के कारण होने वाले माइक्रो डिफॉर्मेशन के कारण अपने रेलवे सस्पेंशन सिस्टम में निरंतर समायोजन की आवश्यकता थी। गुस्ताव की परिचालन तैनाती के लिए अभूतपूर्व लामबंदी की आवश्यकता थी। 4000 से 5000 सैनिकों, 20 से अधिक विशेष वैगनों, लोकोमोटिव, असेंबली क्रेन और योग्य तकनीकी कर्मियों की आवश्यकता थी। समानांतर ट्रैक के निर्माण में इलाके के आधार पर 3 से 6 सप्ताह का समय लगा। इसके अलावा मित्र देशों के हमलों के खिलाफ स्थिति की रक्षा के लिए रक्षात्मक स्थिति, छलावरण, कमांड सेंटर और फ्लैक 88 और फ्लैक 128 जैसी भारी एंटी एयरक्राफ्ट बैटरियां स्थापित की जानी थीं। गुस्ताव का एकमात्र परिचालन उपयोग जून 1942 में क्रीमिया प्रायद्वीप पर सेवस्तोपोल की घेराबंदी के दौरान हुआ था। हथियार को पोलैंड और यूक्रेन के माध्यम से ट्रेन द्वारा बख्चिसराई के रेलवे बंदरगाह तक पहुंचाया गया, जहां इसे इस उद्देश्य के लिए बनाए गए एक विशेष ट्रैक पर रखा गया था। वहां से 5 से 17 जून के बीच गुस्ताव ने 58 प्रोजेक्टाइल दागे, जिसमें व्हाइट क्लिफ भूमिगत पत्रिका और फोर्ट स्टालिन किले सहित कई भारी किलेबंद उद्देश्यों को नष्ट कर दिया गया, जिसने पारंपरिक हमलों का विरोध किया। 30 मीटर व्यास तक के गड्ढे और बहुत गहराई तक संरचनात्मक क्षति दर्ज की गई, जिससे पुष्टि हुई कि हथियार तकनीकी रूप से अपने मूल कार्य को पूरा करने में सक्षम था। हालांकि व्यावहारिक समस्याएं स्पष्ट हो गईं। आग की दर बेहद धीमी थी। हर 30 से 45 मिनट में एक गोली, रीलोडिंग समय, संरेखण और दबाव सत्यापन के कारण। आंतरिक पहनने के कारण तोप को हर 50 शॉट पर ट्यूब बदलने की आवश्यकता होती थी। इसके अलावा मित्र देशों के विमानन के लिए सिस्टम की कमजोरी भी थी। कोई भी सफल हवाई हमला घुड़सवार सुरक्षा के बावजूद मिनटों में पूरे ऑपरेशन को बेकार कर सकता था। एक दूसरी इकाई बनाई गई, जिसे डोरा कहा जाता है, जिसे स्टेलिनग्राद के पास तैनात किया गया था, लेकिन इस्तेमाल होने से पहले वापस ले लिया गया। डोरा से ऑपरेशनल शॉट्स के कोई पुष्ट रिकॉर्ड नहीं है। एक तीसरा मॉडल, जिसे लैंगर गुस्ताव के रूप में जाना जाता है, जिसकी कैलिबर 520 मिमी तक कम हो गई थी और जिसे प्रायोगिक लंबी दूरी की मिसाइलों को फायर करने के लिए प्रोजेक्ट किया गया था, अपने शुरुआती चरण में तब नष्ट हो गया जब मित्र राष्ट्रों ने एसेन में क्रुप प्रतिष्ठानों पर बमबारी की। विशाल तोपों का उपयोग करने का विचार नया नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने पहले ही बिग बर्था और पेरिस गन का निर्माण कर लिया था, लेकिन गुस्ताव ने पहले किए गए सभी प्रयासों को बहुत कम अंतर से पीछे छोड़ दिया। इसके पैमाने ने इसे संघर्ष के दूसरे भाग में लागू किए गए मोबाइल युद्ध के साथ असंगत बना दिया।
धीरे धीरे भारी तोपखाने की जगह सामरिक विमानन, वीदो जैसे रॉकेट और मोबाइल मल्टीपल लॉन्च सिस्टम ने ले ली। गुस्ताव के इस्तेमाल के बाद जर्मन हाई कमांड की रिपोर्ट में माना गया कि हालांकि तकनीकी रूप से प्रभावशाली, इस प्रणाली ने अपनी रणनीतिक प्रभावशीलता की तुलना में असंगत संसाधनों का उपभोग किया था। गोला बारूद महंगा था, परिवहन धीमा और पूर्वानुमानित था, और इसका उपयोग स्थिर उद्देश्यों तक ही सीमित था, जो मोबाइल मोर्चों पर शायद ही कभी मौजूद था। एक सफल बमबारी गुस्ताव को नष्ट कर सकती थी, जिससे महीनों की तैयारी बेकार हो जाती। 1945 में जब सोवियत मोर्चा जर्मन क्षेत्र के करीब पहुंचा तो गुस्ताव को आंशिक रूप से नष्ट कर दिया गया और बाद में बवेरिया में ओनेरबाख के पास इसके अपने ऑपरेटरों द्वारा इसे कब्जे में लेने से रोकने के लिए तोड़फोड़ की गई। अमेरिकी सेना को हथियार के टुकड़े मिले, जिसमें ट्यूब, पहिए और आंशिक तकनीकी दस्तावेज शामिल थे। इन अवशेषों का एक हिस्सा विश्लेषण के लिए एबरडीन प्रोविंग ग्राउंड भेजा गया, जबकि अन्य खो गए। तकनीकी स्तर पर गुस्ताव बेदाग था, सटीक, शक्तिशाली और संरचनात्मक रूप से ठोस, लेकिन इसका डिजाइन एक प्रकार के स्थिर और नियोजित युद्ध के लिए अनुकूल था, जो 1942 में अस्तित्व में नहीं था। आधुनिक युद्ध में गतिशीलता, अनुकूलनशीलता और तेजी से तैनाती की आवश्यकता होती है। गुस्ताव फुर्ती से आगे नहीं बढ़ सकता था, चलते समय फायर नहीं कर सकता था, और इसके लिए कई हफ्तों तक रसद की तैयारी करनी पड़ती थी। यह अतीत का एक समाधान था जिसे भविष्य के संघर्ष में लागू किया गया था। हालांकि इसका निर्माण आयुध विकास के दृष्टिकोण से बेकार नहीं था। गुस्ताव के लिए इस्तेमाल की गई धातु विज्ञान, दबाव नियंत्रण, मिश्रित सामग्री और प्रबलित रेलवे संरचनाओं में से कई प्रगति का बाद में नागरिक और सैन्य दोनों औद्योगिक प्रणालियों में पूर्ण उपयोग किया गया। असेंबली तकनीक, बड़ी ट्यूबों का अंशांकन और बड़े पैमाने पर रिकॉयल हैंडलिंग ने बाद के दशकों में सोवियत और अमेरिकी अंतरिक्ष लॉन्चरों के विकास को प्रभावित किया। अपने सार में गुस्ताव इंजीनियरिंग का एक विशाल कार्य था। आकार या शक्ति के मामले में इसकी कोई तुलना नहीं थी, और इसके अस्तित्व के लिए एक अत्यंत परिष्कृत औद्योगिक और रसद संगठन की आवश्यकता थी। यह एक पारंपरिक हथियार नहीं था, यह तोपखाने का एक टुकड़ा था जिसे संचालित करने के लिए अपनी सेना की आवश्यकता थी। गुस्ताव मोबाइल नहीं था, बहुमुखी नहीं था, और बड़े पैमाने पर पुनरुत्पादित नहीं किया जा सकता था, लेकिन सेवस्तोपोल में 2 सप्ताह तक यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली तोप थी। बम डॉग्स, पूर्वी मोर्चे का आतंक। 1941 में जब जर्मन पैंजर बिना किसी प्रभावी प्रतिरोध के विशाल सोवियत मैदानों में आगे बढ़े, तो रेड आर्मी को एक गंभीर सीमा का सामना करना पड़ा। पैंजर 4, टाइगर 1 या स्टुग 3 जैसे आधुनिक बख्तरबंद वाहनों को रोकने में सक्षम एंटी टैंक हथियारों की कमी। इस संरचनात्मक कमी के कारण गैर पारंपरिक समाधानों को लागू किया गया। उनमें से सबसे क्रांतिकारी में से एक जीवित एंटी आर्मर इकाइयों के रूप में विस्फोटक कुत्तों का उपयोग था। यह परियोजना तात्कालिक नहीं थी, यह संघर्ष से कई साल पहले शुरू किए गए व्यवस्थित शोध का परिणाम था। 1935 में मिलिट्री कैनाइन सर्विस डायरेक्टोरेट (UVVK) ने आक्रामक सैन्य अनुप्रयोगों में कुत्तों के उपयोग के साथ प्रयोग करना शुरू किया। सोवियत सिद्धांतों ने तकनीकी रूप से बेहतर दुश्मनों के साथ यंत्रीकृत संघर्षों की आशंका जताई, खासकर उन परिदृश्यों में जहां सोवियत सेनाएं खुद को संख्या में कम या कमतर पा सकती थीं। USSR पहले से ही संदेश भेजने, ट्रैकिंग और बचाव कार्यों में कुत्तों का इस्तेमाल करता था, लेकिन इन जानवरों को निर्देशित हथियारों में बदलना एक कदम आगे था। केंद्रीय कार्यप्रणाली ऑपरेटिव कंडीशनिंग पर आधारित थी। कुत्तों को प्रशिक्षित किया गया था, मुख्य रूप से जर्मन शेफर्ड और बड़े क्रॉस बख्तरबंद वाहनों को भोजन से जोड़ने के लिए। हफ्तों तक जानवरों को विशेष रूप से स्थिर सोवियत टैंकों के नीचे खिलाया गया। फिर इंजन का शोर और धीमी गति से चलना शुरू किया गया। प्रगति वास्तविक वाहनों तक पहुंच गई। सिद्धांत रूप में इसने एक स्वचालित प्रतिक्रिया उत्पन्न की। एक टैंक को सुनने या देखने पर कुत्ता सहज रूप से भोजन की तलाश में उसके नीचे चला गया। मानक विस्फोटक चार्ज में 10 से 12 किलोग्राम TNT या RDX शामिल था, जिसे एक प्रबलित कैनवास हार्नेस में स्थापित किया गया था। इस हार्नेस को संतुलित तरीके से वजन वितरित करने और पूर्ण गतिशीलता की अनुमति देने के लिए डिजाइन किया गया था। एक ऊर्ध्वाधर लीवर जानवर की पीठ पर फैला हुआ था। जब कुत्ता वाहन के चेसिस के नीचे प्रवेश करता था तो संपर्क द्वारा डेटोनेटर को सक्रिय करता था। सिस्टम ने अपने मूल संस्करण में टाइमर या रिमोट कंट्रोल का उपयोग नहीं किया।
विस्फोट सीधे शारीरिक संपर्क द्वारा उत्पन्न किया गया था। बम कुत्तों के साथ प्रत्येक लड़ाकू इकाई एक विशेष प्लाटून के रूप में काम करती थी, जिसमें 27 कुत्ते होते थे, जिन्हें 9 के दस्तों में विभाजित किया जाता था। प्रत्येक के पास उनके हैंडलर होते थे। इन सैनिकों को कैनाइन एथोलॉजी, सामरिक तैनाती संकेतों और त्रुटि के मामले में निकासी प्रोटोकॉल में विशिष्ट प्रशिक्षण दिया गया था। मोर्चे पर परिवहन GAZAA ट्रकों में किया गया था, जो हवादार डिब्बों के साथ अनुकूलित थे। जानवरों को जर्मन लाइनों से कम दूरी पर उतार दिया गया और दृश्य या श्रवण संकेत मिलने पर छोड़ दिया गया। पहली महत्वपूर्ण तैनाती 1941 की शरद ऋतु में स्टेलिनग्राद की लड़ाई से पहले रक्षात्मक अभियानों के दौरान हुई थी। 62वीं सेना की परिचालन रिपोर्ट से पता चलता है कि एक समन्वित हमले के दौरान 3 जर्मन वाहनों को नष्ट कर दिया गया था। हालांकि गंभीर समस्याएं तुरंत सामने आईं। सोवियत टैंकों के साथ प्रशिक्षित कई कुत्ते दुश्मन और मित्र बख्तरबंद वाहनों में पर्याप्त रूप से अंतर नहीं कर पाए। एक से अधिक अवसरों पर जानवर सोवियत खाइयों की ओर लौट आए, मित्र देशों की स्थिति में चार्ज को सक्रिय किया और महत्वपूर्ण हताहतों का कारण बने। काकेशस अभियान में ट्रांसकॉकेशन फ्रंट की एक इकाई को पूरी तरह से विफलता का सामना करना पड़ा। तीव्र तोपखाने की गोलाबारी के तहत कुत्ते भ्रमित हो गए, कई दिशाओं में भाग गए और अनियंत्रित विस्फोटों का कारण बने। हताहतों में सोवियत कर्मचारी और उनके अपने जानवर दोनों शामिल थे। इन घटनाओं ने सिस्टम की संरचनात्मक सीमाओं में से एक की पुष्टि की। वास्तविक युद्ध स्थितियों के तहत जानवरों के व्यवहार को नियंत्रित करना असंभव है। जर्मन हाई कमांड ने प्रतिक्रिया करने में ज्यादा समय नहीं लगाया। विशिष्ट जवाबी उपाय लागू किए गए। युद्ध क्षेत्रों में देखे गए किसी भी कुत्ते को तुरंत मार डालने का आदेश दिया गया। सिनोफोबिक गश्ती दल स्थापित किए गए और मोबाइल माइन के रूप में जानवरों के संभावित उपयोग के बारे में चेतावनी देते हुए सामरिक बुलेटिन जारी किए गए। हालांकि पूर्वी मोर्चे के ग्रामीण इलाकों में नागरिक और प्रशिक्षित जानवरों के बीच अंतर करना मुश्किल था, जिससे इन उपायों की प्रभावशीलता कम हो गई। प्रारंभिक विफलताओं के बावजूद कार्यक्रम जारी रहा। विश्वसनीयता में सुधार के लिए तकनीकी संशोधन किए गए। हार्नेस के एक अद्यतन संस्करण में स्वचालित चार्ज रिलीज शामिल था यदि कुत्ता अनुमानित समय में लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता था। एक अन्य संस्करण में केबल या रेडियो आवृत्ति के माध्यम से रिमोट विस्फोट शामिल था। हालांकि यह तकनीक वास्तविक युद्ध में हस्तक्षेप और डिवाइस की नाजुकता से सीमित थी। लक्ष्य की पहचान में सुधार करने के लिए कुत्तों को कब्जे में लिए गए जर्मन वाहनों का उपयोग करके प्रशिक्षित किया गया, जिससे सोवियत इकाइयों के साथ भ्रम की स्थिति से बचा जा सके। बम कुत्तों की सबसे बड़ी प्रलेखित तैनाती 1943 में कुर्स्क की लड़ाई के दौरान हुई थी। आर्मी ग्रुप सेंटर की जर्मन बख्तरबंद इकाइयों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमलों में 300 से अधिक कुत्तों का इस्तेमाल किया गया था। परिणाम मिश्रित थे। जबकि सोवियत आंकड़ों के अनुसार 56 टैंक क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गए, कई जानवर अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही मर गए या सीमा से बाहर विस्फोट हो गए। फिर भी मैदान पर विस्फोटक कुत्तों की उपस्थिति ने कुछ जर्मन इकाइयों के बीच एक मनोवैज्ञानिक निवारक प्रभाव उत्पन्न किया। युद्ध की समाप्ति के बाद भी यह कार्यक्रम गायब नहीं हुआ। शीत युद्ध के दौरान इसे गहन रक्षा सिद्धांतों द्वारा पुनः आत्मसात कर लिया गया। मोबाइल माइंस के रूप में प्रशिक्षित जानवरों के उपयोग के माध्यम से पूर्वानुमानित अग्रिम क्षेत्रों में दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों को मार्ग से वंचित करने का विचार वार्सो संधि तकनीकी मैनुअल में बनाए रखा गया था। 90 के दशक में सार्वजनिक किए गए सोवियत दस्तावेजों से पता चलता है कि इन प्रणालियों को पोलैंड, रोमानिया और पश्चिमी यूक्रेन जैसे क्षेत्रों में नाटो के बख्तरबंद स्तंभों के खिलाफ काम करने के लिए फिर से प्रशिक्षित किया गया था। अफगानिस्तान पर सोवियत कब्जे के दौरान अपुष्ट रिपोर्टों से पता चलता है कि शहरी क्षेत्रों में तैनाती परीक्षण किए गए थे, विशेष रूप से निगरानी और विद्रोहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सुरंगों तक पहुंच को रोकने के लिए। इस बात का कोई सार्वजनिक प्रमाण नहीं है कि युद्ध में इनका इस्तेमाल ऑपरेशनल तौर पर किया गया था, लेकिन दिलचस्पी बनी रही। बम कुत्तों से संबंधित अंतिम आधिकारिक दस्तावेज 1996 का प्रतीत होता है, जो चेचन्या में संभावित संघर्षों के लिए रूसी आकस्मिक योजना का हिस्सा था। प्रभावशीलता के संदर्भ में बम कुत्ते परिवर्तनशील प्रदर्शन के साथ एक उच्च जोखिम वाले हथियार का प्रतिनिधित्व करते थे। उनकी सफलता मौसम, दृश्यता, पशु मानसिक स्थिति और विकसित सामरिक स्थिति जैसे अप्रत्याशित कारकों पर निर्भर करती थी।
स्थिर खानों या PTRD-41 जैसे पोर्टेबल एंटी टैंक हथियारों के विपरीत कुत्ता एक अविश्वसनीय अर्ध स्वायत्त मंच था, लेकिन इसकी उत्पादन लागत कम थी। इसके लिए बहुत कम उन्नत तकनीक की आवश्यकता थी और इसका प्रशिक्षण कुछ ही हफ्तों में पूरा किया जा सकता था, जिससे यह सीमित संसाधनों वाली सेना के लिए व्यवहार्य हो गया। 6 दशकों से अधिक समय तक कार्यक्रम की निरंतरता यह दर्शाती है कि सैन्य दृष्टि से इस अवधारणा को त्यागा नहीं गया था। इसे विशिष्ट कार्यों के लिए एक उपयोगी उपकरण माना जाता था, क्षेत्र निषेध, स्थापना रक्षा या चयनात्मक तोड़फोड़। इसके अलावा इसकी तैनाती ने सामरिक अनिश्चितता पैदा की, जिससे दुश्मन को समय, संसाधन और ध्यान उस खतरे पर समर्पित करने के लिए मजबूर होना पड़ा जिसका अनुमान लगाना मुश्किल था। तकनीकी विश्लेषण में बम कुत्तों को मानव रहित निर्देशित हथियार के आदिम मंच के रूप में समझा जाना चाहिए, जो कुछ हद तक आत्मघाती ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीकों का अग्रदूत है। लेकिन महत्वपूर्ण अंतर यह है कि वेक्टर जैविक था। बाहरी प्रशिक्षण के आधार पर स्वप्रेरित प्रक्षेप पथ के माध्यम से निर्देशित हमले के सिद्धांत को बाद में इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में अनुकूलित किया गया। कई मायनों में इन प्रणालियों ने उन समस्याओं का अनुमान लगाया जो मिसाइल डेवलपर्स को बाद में सामना करना पड़ा: लक्ष्य पहचान, पर्यावरणीय हस्तक्षेप और चरम स्थितियों में विश्वसनीयता। कुगेल पेंजर या बैट बम जैसी अधिक जटिल अवधारणाओं के विपरीत बम कुत्तों को परिष्कृत आपूर्ति श्रृंखलाओं, न ही असेंबली लाइनों, न ही औद्योगिक संसाधनों की आवश्यकता थी। उनकी तैनाती तार्किक रूप से सरल थी और बदलते मोर्चों के अनुकूल हो सकती थी। यह उच्च संभावित प्रभाव वाले कम लागत वाले सैन्य सिद्धांतों में उनकी दीर्घायु की व्याख्या करता है। हालांकि वे कभी निर्णायक हथियार नहीं थे, लेकिन सैकड़ों मौकों पर उनका इस्तेमाल किया गया। खुले मोर्चों, खाइयों, कस्बों और किलेबंद इलाकों में उन्हें 20वीं सदी के सामरिक प्रदर्शनों की सूची में सबसे असामान्य और तकनीकी रूप से ठोस औजारों में से एक बनाता है। वे एक वास्तविक परिचालन आवश्यकता के लिए एक कार्यात्मक, हालांकि सीमित समाधान का प्रतिनिधित्व करते थे। बैट बम, नेपाम से चमगादड़। जैविक युद्ध की दिशा बदलने वाला पत्र फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के पास एक अप्रत्याशित स्थान से आया। पेंसिल्वेनिया में लिटिल एडम्स का दंत चिकित्सा कार्यालय। कार्ल्सबैड गुफाओं में चमगादड़ों का अवलोकन करने के बाद एडम्स ने एक ऐसा असाधारण विचार प्रस्तावित किया कि राष्ट्रपति ने इसे काम करने के लिए पर्याप्त पागलपन माना: लकड़ी और कागज से जापानी शहरों के खिलाफ आग लगाने वाले बमों के वाहक में उड़ने वाले स्तनधारियों को परिवर्तित करना। रूजवेल्ट ने प्रस्ताव को युद्ध विभाग को भेजा और हार्वर्ड केमिकल लेबोरेटरी के डॉ लुइस फीसर की देखरेख में प्रोजेक्ट एक्स-रे की शुरुआत की। फीसर के नेपाम के साथ पिछले अनुभव ने उन्हें आग लगाने वाले हथियारों को चमगादड़ों द्वारा परिवहन योग्य पैमाने पर छोटा करने की तकनीकी चुनौतियों को हल करने के लिए आदर्श उम्मीदवार बना दिया। प्रजातियों का चयन टेडारिडा ब्रासिलियंसिस मैक्सिकाना पर केंद्रित था, जो अमेरिकी दक्षिण पश्चिम में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले मुक्त पूंछ वाले चमगादड़ हैं। इन जानवरों ने आदर्श विशेषताएं प्रस्तुत की: महत्वपूर्ण आनुपातिक भार क्षमता, संरचनाओं में पूर्वानुमानित आश्रय व्यवहार और हवाई परिवहन के दौरान ऊंचाई और दबाव में बदलाव के प्रति प्रतिरोध। प्रत्येक आग लगाने वाले बम का वजन 17 ग्राम था, जिसमें दहनशील पदार्थों में आग लगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में सांद्रित नेपाम था। रासायनिक टाइमर 20 से 30 मिनट की देरी प्रदान करते थे, जिससे चमगादड़ों को आग लगने से पहले संरचनाओं में आश्रय मिल जाता था। संलग्नक प्रणालियों में छोटे क्लिप और सर्जिकल कॉलर का इस्तेमाल किया गया था, जो प्राकृतिक गतिशीलता में बाधा नहीं डालते थे। विशेष बेलनाकार कंटेनरों ने नियंत्रित प्रशीतन के माध्यम से 1040 चमगादड़ों को प्रेरित हाइबरनेशन में रखा। इस दृष्टिकोण ने कम तापमान के लिए प्राकृतिक शारीरिक प्रतिक्रियाओं का लाभ उठाया, जिससे बमबारी उड़ानों के दौरान उन्हें निष्क्रिय रखा गया। पैराशूट सिस्टम ने लक्ष्य क्षेत्र कवरेज को अधिकतम करने वाले पैटर्न में क्रमिक फैलाव के लिए अवतरण गति को नियंत्रित किया। कैलिफोर्निया के मुरोक में किए गए परीक्षणों में कृत्रिम शीत निद्रा के बाद व्यवहार का मूल्यांकन, हवाई फैलाव पैटर्न का विश्लेषण और परिवर्तनशील परिस्थितियों में टाइमर सत्यापन शामिल था। प्रयोगों ने पुष्टि की कि चमगादड़ प्राकृतिक आश्रय प्रवृत्ति का पालन करते हैं, अटारी और तहखानों के विशिष्ट अंधेरे स्थानों की तलाश करते हैं जहां आग तेजी से फैल सकती है। मई 1943 में कार्ल्सबैड आर्मी एयरफील्ड में एक आकस्मिक भागने से अनजाने में विनाशकारी प्रभावशीलता की पुष्टि हुई।
आग लगाने वाले उपकरणों से लैस कई चमगादड़ों ने बेस हैंगर में शरण ली, जिससे अनियंत्रित आग लग गई, जिसने रखरखाव प्रतिष्ठानों को नष्ट कर दिया। इस घटना को अनजाने सत्यापन के रूप में प्रलेखित किया गया, जिसने अवधारणा की तकनीकी व्यवहार्यता में विश्वास को मजबूत किया। बाद के नियंत्रित परीक्षणों में जापानी शहरों के मॉकअप का इस्तेमाल किया गया, जिसमें पारंपरिक निर्माण विधियों का पुनरुत्पादन किया गया। परिणामों ने पुष्टि की कि कंटेनरों से भरा एक B-24 बम वर्षक विमान एक व्यापक शहरी क्षेत्र में एक साथ 3,500 से अधिक आग लगा सकता है, जो किसी भी पारंपरिक आग लगाने वाले हमले से कहीं अधिक है। हालांकि चमगादड़ों की विशाल आबादी को बनाए रखने के लिए विशेष प्रतिष्ठानों, प्रशिक्षित कर्मियों और भोजन प्रणालियों की आवश्यकता थी, जिसके लिए महत्वपूर्ण संसाधनों की आवश्यकता थी। बमबारी अभियानों के साथ समन्वय ने समन्वय, नेविगेशन और रिलीज प्रक्रियाओं से संबंधित जटिलताओं को प्रस्तुत किया, जिसके लिए व्यापक विमान संशोधनों की आवश्यकता थी। समय का कारक महत्वपूर्ण साबित हुआ। जब प्रोजेक्ट एक्स-रे आगे बढ़ा तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट परमाणु उत्पादन की ओर आगे बढ़ा, जिसने किसी भी पारंपरिक प्रणाली से बेहतर विनाशकारी क्षमताओं का वादा किया। अगस्त 1944 में जनरल लेस्ली ग्रोव्स ने संसाधनों के लिए पूर्ण प्राथमिकता का अनुरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप बैट कार्यक्रम को आधिकारिक रूप से रद्द कर दिया गया। यह निर्णय रणनीतिक गणनाओं को दर्शाता है, जिसमें प्रायोगिक फैलाव पर परमाणु सांद्रता को प्राथमिकता दी गई। विश्लेषकों ने निष्कर्ष निकाला कि हालांकि तकनीकी रूप से व्यवहार्य है, लेकिन प्रशांत युद्ध को समाप्त करने के लिए सिस्टम को परिचालन कार्यक्रमों से अधिक विकास अवधि की आवश्यकता होगी। 1960 तक फाइलें गोपनीय रहीं, जब आंशिक रूप से गोपनीयता हटाने से कार्यक्रम की पूरी सीमा का पता चला। जीवित बचे चमगादड़ों को प्राकृतिक भंडारों में छोड़ दिया गया, जहां वे लंबे समय तक प्रतिकूल प्रभाव के बिना फिर से घुल मिल गए। बैट बम ने पुष्टि की कि जब पर्याप्त संसाधन और कठोर वैज्ञानिक पद्धति लागू की जाती है तो प्रतीत होता है कि बेतुकी अवधारणाएं तकनीकी व्यवहार्यता प्रदर्शित कर सकती हैं। इसका निरस्तीकरण तकनीकी विफलता को नहीं, बल्कि परमाणु क्षमताओं की ओर रणनीतिक विकास को दर्शाता है, जिसने गैर पारंपरिक तरीकों को अनावश्यक बना दिया, भले ही नियंत्रित परीक्षणों में उनकी प्रभावशीलता प्रदर्शित की गई हो। ग्रेट पंजंद्रम, ब्रिटिश रोलिंग खंडहर। सैन्य इतिहास में कुछ ही हथियार ऐसे हैं जिन्होंने अत्यधिक तकनीकी महत्वाकांक्षा को ग्रेट पेंजंड्रम जैसे शानदार विनाशकारी परिणामों के साथ जोड़ा है। यह रॉकेट चालित विस्फोटक पहिया नॉर्मैंडी की तैयारी के दौरान ब्रिटिश प्रयोग की परिणति का प्रतिनिधित्व करता है। एक ऐसा उपकरण जिसने उभयचर युद्ध में क्रांति लाने का वादा किया था, लेकिन दुश्मन की तुलना में इसके संचालकों के लिए अधिक खतरनाक साबित हुआ। विविध हथियार विकास निदेशालय ने अटलांटिक दीवार के तटीय सुरक्षा के लिए एक क्रांतिकारी समाधान के रूप में पंजंद्रम की कल्पना की। योजनाकारों ने माना कि जर्मन कंक्रीट की दीवारों और टैंक रोधी बाधाओं के लिए सटीकता के साथ बड़े पैमाने पर विस्फोटक चार्ज की आवश्यकता होगी, एक ऐसा कार्य जो नौसेना के तोपखाने या पारंपरिक हवाई बमबारी की क्षमताओं से परे था। इस संरचना में 3 मीटर व्यास वाले प्लाईवुड के 2 विशाल पहिए शामिल थे, जो एक केंद्रीय धुरी से जुड़े थे, जिसमें 1800 किलोग्राम उच्च शक्ति वाले विस्फोटक रखे गए थे। परिधि के चारों ओर रेडियल रूप से स्थापित कॉर्डाइट RP-3 रॉकेट दिशात्मक प्रणोदन प्रदान करेंगे। सैद्धांतिक रूप से समुद्र तट के पार लक्ष्य किलेबंदी की ओर उपकरण को आगे बढ़ाएंगे। परिचालन अवधारणा में उथले पानी में जहाजों से प्रक्षेपण, उसके बाद सिंक्रोनाइज्ड रॉकेट सक्रियण के माध्यम से स्वचालित आंदोलन की कल्पना की गई थी। रिमोट कंट्रोल सिस्टम या सक्रिय दिशा के बिना प्रक्षेप पथ पूरी तरह से सटीक सिंक्रोनाइजेशन और परिवर्तनशील सतहों पर समान पहिया प्रतिरोध पर निर्भर था। आदर्श स्थितियों पर यह निर्भरता तुरंत ही सिस्टम की मूलभूत कमजोरी बन गई। सितंबर 1943 में वेस्टवर्ड हो, डेवन में परीक्षण शुरू हुए। यह समुद्र तट नॉर्मैंडी के भौगोलिक समानता के लिए चुना गया था, लेकिन इसकी गैर वर्गीकृत प्रकृति ने नागरिकों द्वारा अनधिकृत अवलोकन और यहां तक कि पाठे न्यूज द्वारा फिल्मांकन की अनुमति दी। पहले परीक्षण में भयावह समस्याएं सामने आईं। अतुल्यकालिक रॉकेट प्रज्वलन के कारण अनियंत्रित घूर्णन, गंभीर पार्श्व झुकाव और दिशा का पूर्ण नुकसान हुआ। पंजंद्रम हिंसक रूप से घूम गया, नियोजित मार्ग से भटक गया और अत्यधिक केंद्रापसारक बलों के कारण कई रॉकेट अलग हो जाने पर रुक गया। सुधार प्रयासों में एक तीसरा केंद्रीय स्थिरीकरण पहिया और तटीय नियंत्रण से जुड़े गाइड केबल शामिल थे।
इन संशोधनों ने मूलभूत समस्याओं को हल किए बिना अतिरिक्त जटिलताएं पेश की। तीसरा पहिया बाधाओं को पार करने की क्षमता में बाधा डालता था, जबकि केवल घूमते रॉकेटों से उलझ जाते थे और आंदोलन के पहले चरणों के दौरान टूट जाते थे। ऑपरेशन के दौरान रॉकेट के अलग होने से पर्यवेक्षकों और तकनीकी कर्मियों के लिए अत्यधिक खतरे पैदा हो गए। छोड़े गए रॉकेट बिना जले हुए प्रणोदक के साथ अप्रत्याशित रूप से उड़े, जिससे अवलोकन की स्थिति प्रभावित हुई और सुरक्षा प्रोटोकॉल संशोधित किए जाने तक अस्थायी निलंबन की आवश्यकता पड़ी। सबसे अधिक प्रलेखित प्रदर्शन वरिष्ठ अधिकारियों और आपूर्ति मंत्रालय के प्रतिनिधियों के समक्ष हुआ, जिसे उत्पादन की स्वीकृति से पहले व्यवहार्यता दिखाने के लिए डिजाइन किया गया था। पंजंद्रम ने भयावह विफलता का अनुभव करने से पहले मुश्किल से 40 मीटर की यात्रा की। कई रॉकेट एक साथ अलग हो गए, जिससे प्रणोदन का पूर्ण नुकसान हुआ और सुरक्षा प्रणालियों को नुकसान के कारण विस्फोटकों का आंशिक विस्फोट हुआ। आधिकारिक पर्यवेक्षकों ने निष्कर्ष निकाला कि यह उपकरण मित्र देशों की सेनाओं के लिए अस्वीकार्य जोखिम प्रस्तुत करता है, जिसमें समय से पूर्व विस्फोट, अपने ही सैनिकों की ओर अप्रत्याशित प्रक्षेप वक्र तथा सैन्य कर्मियों के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में खतरनाक विखंडन शामिल है। अंतिम मूल्यांकन ने निर्धारित किया कि कोई भी व्यवहार्य संशोधन स्थिरता और नियंत्रण की मूलभूत सीमाओं को हल नहीं कर सकता। कार्यक्रम को आधिकारिक तौर पर 1944 में रद्द कर दिया गया, जिससे नॉर्मैंडी संचालन में प्रभावी रूप से योगदान देने की अधिक संभावना वाली परियोजनाओं के लिए संसाधन मुक्त हो गए। डी-डे के दौरान कोई भी पंजंद्रम तैनात नहीं किया गया था। प्रोटोटाइप को नष्ट कर दिया गया तथा पुनर्प्राप्त करने योग्य सामग्रियों को पारंपरिक प्रणालियों की ओर पुनर्निर्देशित किया गया। विस्फोटक घटकों को मानक विध्वंस के लिए इंजीनियर इकाइयों में स्थानांतरित कर दिया गया, जबकि रॉकेट प्रणालियों का मिसाइल परियोजनाओं में अनुप्रयोगों के लिए विश्लेषण किया गया, जिसमें साक्ष्य सीमाओं को दूर करने के लिए सक्रिय नियंत्रण शामिल थे। ग्रेट पैनजैंड्रम इस बात को पूरी तरह से दर्शाता है कि कैसे मूलभूत भौतिक सिद्धांतों पर पर्याप्त विचार किए बिना तकनीकी महत्वाकांक्षा ऐसी प्रणालियां बना सकती है जो वैचारिक रूप से अभिनव होने के बावजूद व्यावहारिक अनुप्रयोग में शानदार ढंग से विफल हो जाती हैं। इसका विकास संकट के दौरान मौलिक समाधान तलाशने की ब्रिटिश इच्छा और परिचालन उत्पादन के लिए संसाधनों को प्रतिबद्ध करने से पहले प्रणालीगत समस्याओं की पहचान करने के लिए विस्तृत परीक्षण के महत्वपूर्ण महत्व को दर्शाता है। कुगेल पेंजर, द रोलिंग टैंक। कुबिन का टैंक संग्रहालय के तहखानों में द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे गहरे रहस्यों में से एक छिपा है। गोलाकार संरचना वाला एक बख्तरबंद वाहन, जिसका उद्देश्य विशिष्ट उत्पत्ति और परिचालन परिस्थितियां दशकों के विशेष शोध को चुनौती देती है। एकमात्र झात कुगेल पेंजर वाहन डिजाइन में जर्मन प्रयोग का सबसे चरम उदाहरण प्रस्तुत करता है, एक ऐसी कलाकृति जो ऐतिहासिक युद्ध क्षेत्रों की तुलना में विज्ञान कथाओं के लिए अधिक उपयुक्त लगती है। सोवियत सैनिकों ने अगस्त 1945 में मंचूरिया पर कब्जे के दौरान इस रहस्य की खोज की थी, हालांकि सटीक परिस्थितियों का अभी तक कोई दस्तावेज नहीं है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य जापानी प्रतिष्ठानों में खोज का सुझाव देते हैं, संभवतः एक्सिस तकनीकी हस्तांतरण के परिणाम स्वरूप, जिसमें उन्नत टारपीडो रॉकेट इंजन और क्लास XD पनडुब्बियों द्वारा परिवहन किए गए अन्य जर्मन विकास शामिल थे। आयाम व्यक्तिगत संचालन के लिए डिजाइन की पुष्टि करते हैं। लंबाई में 1.5 मीटर, ऊंचाई में 1.2 मीटर, चौड़ाई में 1 मीटर। संरचनात्मक विन्यास 2 पूरी तरह से संलग्न धातु के पहियों पर आधारित है जो पक्षों का निर्माण करते हैं। एक केंद्रीय बेलनाकार डिब्बे से जुड़े होते हैं जिसमें ऑपरेटर का केबिन होता है। एक रियर स्थिरीकरण रोलर अनियमित आंदोलन के दौरान पलटने से रोकता है। कवच सुरक्षा जानबूझकर हल्की है, 5 से 8 मिलीमीटर मोटी है, जो मध्यम दूरी पर केवल टुकड़ों या छोटे हथियारों की आग के खिलाफ पर्याप्त है। यह सीमा स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि वाहन ने प्रत्यक्ष युद्ध से परहेज किया, जो कि सामने से लड़ने की क्षमता के बजाय चुपके, टोही या विशेष समर्थन पर जोर देने वाली भूमिकाओं का सुझाव देता है। पहुंच के लिए अत्यंत सीमित स्थान के भीतर लगभग भ्रूण जैसी स्थिति अपनानी पड़ती है, जिससे शारीरिक थकान और क्लॉस्ट्रोफोबिया के कारण परिचालन अवधि गंभीर रूप से सीमित हो जाती है। यह विन्यास संक्षिप्त मिशनों या विशेष अनुप्रयोगों के लिए इच्छित उपयोग को इंगित करता है, जो अत्यधिक रहने योग्य सीमाओं को उचित ठहराते हैं।
दृष्टि को स्लाइडिंग कवर द्वारा संरक्षित एक फ्रंट स्लॉट के माध्यम से प्रदान किया जाता है, लेकिन उन्नत ऑप्टिकल सिस्टम, दूरबीन दृष्टि या सैन्य वाहनों के विशिष्ट लक्ष्य उपकरण के बिना यह अनुपस्थिति प्रत्यक्ष अवलोकन पर निर्भरता का सुझाव देती है, जो कम दृश्यता स्थितियों में प्रभावशीलता को सीमित करती है। हथियारों के लिए कोई पहचान योग्य माउंटिंग पॉइंट मौजूद नहीं है, हालांकि अटकलें बताती हैं कि विजन स्लॉट के साथ लाइट मशीन गन के लिए संभावित स्थान हो सकता है। हालांकि हथियार प्रणालियों, गोला बारूद या नियंत्रण तंत्र के भौतिक साक्ष्य की अनुपस्थिति इस निष्कर्ष को पुष्ट करती है कि इसे सीधे युद्ध के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। मूल प्रणोदन प्रणाली को कब्जे के दौरान हटा दिया गया था या कभी पूरा नहीं किया गया था, जिससे गतिशीलता क्षमताओं का विश्लेषण जटिल हो गया। तकनीकी मूल्यांकन से पता चलता है कि एक छोटा मोटरसाइकिल इंजन पर्याप्त शक्ति प्रदान करता, जिसमें दिशात्मक युद्धाभ्यास के लिए पार्श्व पहियों को नियंत्रित करने वाला अंतर संचरण होता। पारंपरिक निलंबन की अनुपस्थिति प्रभाव अवशोषण के लिए बड़े पहियों पर निर्भरता को इंगित करती है। विनिर्माण चिह्न क्रुप से जुड़े जर्मन मूल की पुष्टि करते हैं, लेकिन विनिर्देशों, उत्पादन संख्या या परिचालन असाइनमेंट का दस्तावेजीकरण करने वाले कोई रिकॉर्ड अवर्गीकृत अभिलेखागार में मौजूद नहीं है। यह अनुपस्थिति विशेष प्राधिकरण के तहत अत्यधिक वर्गीकरण या विकास का सुझाव देती है, जिसने सामान्य प्रशासनिक चैनलों से परहेज किया। सबसे प्रशंसनीय सिद्धांत यह प्रस्तावित करता है कि इसे गुप्त रूप से घुसपैठ करने के लिए टोही वाहन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसकी असामान्य दृश्य प्रोफाइल दूर से पहचान को भ्रमित कर सकती है। गोलाकार आकार स्थिर होने पर प्रभावी छलावरण प्रदान करेगा, विशेष रूप से घने वनस्पति वाले इलाकों में जहां इसे प्राकृतिक संरचनाओं के साथ भ्रमित किया जा सकता है। वैकल्पिक सिद्धांत अलग अलग स्थानों के बीच संचार के लिए संपर्क वाहन के रूप में उपयोग करने का सुझाव देते हैं। सुरंगों, खाइयों या शहरी क्षेत्रों में गतिशीलता के लिए कॉम्पैक्ट आकार का लाभ उठाते हैं, जहां पारंपरिक वाहन काम नहीं कर सकते। यह अनुप्रयोग हल्के कवच और शस्त्र की अनुपस्थिति की व्याख्या करेगा, जो सुरक्षा के बजाय चुपके पर निर्भर करता है। तीसरी परिकल्पना हवाई अड्डों या डिपो जैसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए विशेष रक्षात्मक कार्य का प्रस्ताव करती है, जहां परिधि गश्ती समर्पित कर्मियों के बिना निरंतर निगरानी प्रदान करेगी। कॉम्पैक्ट डिजाइन भूमिगत प्रतिष्ठानों या बंकरों के विशिष्ट सीमित स्थानों में संचालन की अनुमति देगा। मंचूरिया में मौजूदगी तकनीकी आदान प्रदान के हिस्से के रूप में जर्मनी से हस्तांतरण की पुष्टि करती है, जिसमें जर्मन पनडुब्बियों द्वारा परिवहन किए गए कई प्रोटोटाइप शामिल थे। तथ्य यह है कि केवल एक उदाहरण खोजा गया है। यह सुझाव देता है कि यह कभी भी प्रायोगिक चरण से आगे नहीं बढ़ा या इसका उत्पादन बेहद सीमित था। यूरोपीय थिएटरों में इसी तरह के वाहनों की अनुपस्थिति यह दर्शाती है कि इस अवधारणा को जर्मन सेनाओं द्वारा परिचालनात्मक रूप से नहीं अपनाया गया था, संभवतः प्रारंभिक परीक्षणों के दौरान प्रकट व्यावहारिक सीमाओं के कारण। समकालीन विश्लेषण पहुंच प्रतिबंधों और संरक्षण नीतियों द्वारा सीमित रहे हैं, जो विस्तृत आंतरिक निरीक्षण के लिए विघटन को रोकते हैं। कुगेलपेंजर क्रांतिकारी जर्मन प्रयोग का ठोस प्रमाण है, जब परिचालन दबाव और वंडरवाफे विचारधारा ने उन अवधारणाओं की खोज को प्रेरित किया जो वाहन डिजाइन के स्थापित सिद्धांतों को चुनौती देते थे। इसका अस्तित्व अत्यंत अपरंपरागत विन्यासों की जांच करने की जर्मन इच्छा की पुष्टि करता है, भले ही वे पारंपरिक सैन्य प्रतिमानों से नाटकीय रूप से अलग हों। कुबिनका में इसका संरक्षण यह सुनिश्चित करता है कि भावी पीढ़ियां बख्तरबंद वाहन विकास में सबसे असामान्य प्रयोगों में से एक के भौतिक साक्ष्य का अध्ययन कर सकेंगी, जिससे उन्हें संपूर्ण युद्ध के तहत तकनीकी नवाचार की सीमाओं पर परिप्रेक्ष्य मिलेगा। और जब विशिष्ट परिचालन चुनौतियों के लिए पारंपरिक तरीके अपर्याप्त प्रतीत होते हैं, तो सैन्य संगठनों की कट्टरपंथी समाधान खोजने की इच्छा शक्ति का पता चलेगा।